चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोगों का अगला चैप्टर इसमें है सॉल्यूशन में। अगला टॉपिक आपका है मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं जी? इसको हिंदी में हम लोग मोल अंश कहें या मोल प्रभाज कहें? मोल अंश कहिए चाहे मोल प्रभाज कहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखा जाए। यहां से अगर देखें हम लोग तो हाँ आइए, मोल फ्रैक्शन को देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन के लिए अगर हम लोग डेफिनेशन सोचे कि मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, नहीं तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? लिखा हुआ है मोल अंश। जैसे याद करो, जब प्रतिशत होता था तो तुम क्या बोलते थे कि परसेंटेज W/W का परिभाषा क्या था? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत बोलते थे। जैसे ही प्रतिशत आता है तो तुम बोलते हो कि 100 में कितना, 100 में निकालते हो। और जब भी कहीं किसी नाम में प्रभाज लगा रहे चाहे अंश लगा रहे तो इसका मतलब होता है एक में कितना। क्या बोलेंगे? एक में कितना, ध्यान रखना है। तो अगर मोल अंश या मोल प्रभाज का परिभाषा हम लोग बोलें तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एक मोल विलयन में, एक मोल विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को ही, एक मोल विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को ही विलय का मोल अंश कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक। अगर विलायक का मोल अंश पूछा तो क्या बोलेंगे? उसको हम ऐसे बोलेंगे, एक मोल विलयन में उपस्थित विलायक की मात्रा को मोल में निकालने को ही विलायक का मोल अंश कहते हैं। बोल सकते हैं? किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा, इसको दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके एक साथ अगर बोला जाए तो दोनों डेफिनेशन कंबाइन करके एक साथ डेफिनेशन क्या बनेगा? ऐसा बोले, एक मोल विलयन में उपस्थित, एक मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को मोल में निकालने को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। ऐसा बोलो, दिक्कत है? नहीं तो लिख लिया जाए। यहां से हम देखें अगर तो मोल अंश का परिभाषा अगर लिखें तो हम लोग कहा गया एक मोल, एक मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को मोल में निकालने को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। ध्यान रखना है, एक मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को मोल में निकालने को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। यही परिभाषा है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो तो यहाँ पर एक बर्तन दिया हुआ है, इस बर्तन में 3 मोल वाटर दिया हुआ है और 2 मोल ग्लूकोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 मोल वाटर और 2 मोल ग्लूकोज। तो इसमें वाटर का जो मोल है वो क्या है? ज्यादा है। तो वाटर का मोल ज्यादा है तो वाटर हमारे लिए क्या है? विलायक। और जो ग्लूकोज है उसका मोल कम है तो ये क्या है हमारे लिए? विलय। अब अगर कोई बोलता है कि इसमें विलियन का मोल बताओ, तो अगर विलियन का मोल निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, विलायक और विलय के मोल को जोड़ देंगे। नहीं, 3 और +2 बराबर क्या आ जाएगा? 5 मोल। ध्यान रखना है। ठीक। हाँ, एक बात और क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो हमको मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इस मोल फ्रैक्शन को दर्शाने का तरीका है एक्स, ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ पे हम लिखें अगर तो हम लोग को लिखा जाए मोल अंश।
को x इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है से दर्शाते हैं। ये बात ध्यान रखना है। चलो अब फिर से आते हैं इस पर। 3 मोल वाटर दिया हुआ है और 2 मोल ग्लूकोज दिया हुआ है। नहीं तो पानी हो गया विलायक, ग्लूकोज हो गया विलय। विलयन का मोल निकालना था तो 3 + 2 कितना आ गया? 5 मोल। ठीक है। अब हमको देखा जाए तो कोई बोल दिया कि x का मतलब हुआ मोल अंश। कोई बोल दिया कि मोल अंश निकालना है ग्लूकोज का। यहां पर कोई हमको बोल दिया कि मोल अंश निकालना है वाटर का। ध्यान रखना है। तो हम लोग मोल अंश के परिभाषा से अगर देखें तो मोल अंश का परिभाषा क्या दिया गया है? 1 मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को मोल में निकालने को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। चलो तो यहाँ पर विलयन का मोल कितना है? 5 मोल। और इस 5 मोल विलयन में ग्लूकोज कितना है? 2 मोल। नहीं तो हम लोग अगर परिभाषा से लिखें तो बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 5 मोल जो आपका विलयन है, 5 मोल विलयन में 2 मोल आपका ग्लूकोज है। 5 मोल विलयन में 2 मोल ग्लूकोज है तो इसलिए 1 मोल विलयन में कितना मोल ग्लूकोज आएगा? 2/5 मोल ग्लूकोज है। नहीं तो 1 मोल विलयन में कितना मोल ग्लूकोज है आप निकाल दिए, तो यही तो निकल गया ना ग्लूकोज का मोल अंश। यहीं से आपको निकल गया ग्लूकोज का मोल अंश कितना? 2/5 बोल सकते हैं। ध्यान रखना है। सेम एज अगर हमको जल का मोल अंश निकालना था, नहीं तो जल के मोल अंश के लिए भी हम पढ़ सकते थे क्या कि 5 मोल विलयन में कितना मोल है? 3 मोल जल है। तो अगर जल का मोल अंश निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा कि भाई 1 मोल विलयन में कितना मोल जल है। तो 1 मोल विलयन में कितना मोल जल होगा? 3/5 मोल जल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमको मोल अंश निकल गया किसका? जल का। जल का मोल अंश हम लोग को आ गया 3/5। बोलिए दिक्कत है? नहीं तो सिंपल सा चीज है हम लोग को। नहीं हम लोग को यहाँ से मोल ऑफ वाटर दिया था, मोल ऑफ ग्लूकोज दिया था, दोनों को जोड़ दिए तो हमको विलयन का मोल निकल गया 5 मोल। अब हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई ग्लूकोज का मोल अंश निकालो और जल का मोल अंश निकालो, तो हम निकाल सकते हैं। दिक्कत है? ठीक। अच्छा ये जो हम लोग को निकला यहाँ पर ग्लूकोज का मोल अंश, ये आ गया फॉर्मूला इस पे 2/5। यहाँ पर जो 2 है वो 2 क्या है? तो क्वेश्चन में ग्लूकोज का जो दिया हुआ मोल था वही ना वहां पर 2 है। नहीं और जो नीचे 5 लिखा हुआ है वो 5 क्या है? विलयन का मोल। नहीं तो अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर अगर हमको ग्लूकोज एक्चुअली है क्या? विलय। नहीं तो अगर हमको इसको लिखना होगा तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? अगर विलय का मोल अंश निकालना है तो विलय का मोल ऊपर रखो। हम लोगों को विलय का मोल ऊपर रख सकते हैं बट्टा नीचे जो 5 है वो क्या है? विलयन का मोल है। नीचे जो 5 है वो विलयन का मोल है। सेम एज यहाँ पर अगर 3 देखें तो ये 3 हमारा क्या है? विलायक का मोल, क्योंकि विलायक का ही मोल अंश निकालना था। तो जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर रख दो, विलायक का मोल बट्टा में फिर यहाँ पर 5 है तो 5 क्या है? यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमको विलय का मोल अंश निकालना है, विलय का मोल अंश निकालना है, नहीं तो अगर मोल अंश निकालना है विलय का तो ऊपर रखना है विलय का मोल और नीचे रखना है विलयन का मोल। सेम एज अगर विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक का मोल ऊपर रखेंगे और विलयन का मोल कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। नहीं तो दोनों में कॉमन क्या है कि विलयन का मोल तो दोनों ही केस में नीचे आएगा। नहीं बस अंतर है कि अगर विलय का मोल अंश निकालना है तो विलय का मोल ऊपर रखो और अगर विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक का मोल ऊपर रखो। समझ में आ रहा है? नहीं
चलो, तो अगर देखा जाए तो मोल अंश का एक और परिभाषा बुक में लिखा रहता है, उस परिभाषा को भी हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, इस फॉर्मूला को देखकर क्या परिभाषा हो सकता है? कोई बोलता है कि विलय के मोल अंश का परिभाषा बताओ, विलय के मोल अंश का परिभाषा बताओ, तो हम ऐसे बोले विलय का मोल तथा विलयन के मोल का अनुपात ही विलय का मोल अंश कहलाता है, कह सकते हैं। कोई बोलता है कि विलायक के मोल अंश का परिभाषा दो, तो हम बोले विलायक का मोल तथा विलयन के मोल का अनुपात ही विलायक का मोल अंश कहलाता है। ऐसा बोल तो दिक्कत है? बोल सकते हैं, बड़ा सा सिंपल है, ध्यान रखना है। चल, तो यहां से देखा जाए तो उसी चीज को यहां से लिखा गया कि अगर मोल अंश विलय का निकालना हो तो क्या करना है? विलय का मोल ऊपर और विलयन का मोल नीचे। नहीं, अच्छा देखो तो विलय के मोल को कौन चीज दिखाया गया है? स्मॉल एन से। नहीं, इसको ध्यान रखना है, विलय के मोल का दिखाया गया है स्मॉल एन से। सेम एज अगर विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक का मोल ऊपर और विलयन का मोल नीचे। नहीं, विलायक के मोल को क्या दिखाया गया है? कैपिटल एन। नहीं, तो सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विलय के मोल को स्मॉल एन से दिखाया गया है और विलायक के मोल को कैपिटल एन से दिखाया गया। जो पीछे हम समझाए उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी तुम देखो, हम लोग मोल अंश निकाले थे शुगर का, तो मोल अंश शुगर का निकाले थे तो हमको बोला गया शुगर का मोल ऊपर रखो, तो क्या रखे थे? 2 मोल। और नीचे रखना था विलियन का मोल, तो हम रखे थे 5 मोल। तो इसका जो यूनिट है मोल, ये तो मोल से मोल कट जा रहा है। नहीं, तो हम लोग का मोल से मोल कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा? 2/5। ध्यान रखना है। तो आपको यहां से केयर करना होगा कि मोल अंश का कोई यूनिट नहीं होता है। ध्यान रखना है, मोल अंश जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक, अब उसी डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया गया जो भी हम समझाए आपको। नहीं लिखा हुआ है विलय या विलायक के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। इतना में किसको दिक्कत है? नहीं, तो मोल अंश का हम लोग 2 तरह का डेफिनेशन देखे, एक नॉर्मल परिभाषा, एक मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को मोल में निकालने को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। नहीं, एक अनुपात के रूप में हम लोग याद कर लिए। नहीं, क्या याद कर लिए कि विलय या विलायक के मोल, विलय या विलायक का मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। चलो, अब अभी जस्ट क्वेश्चन अब बनाए थे, सेम यही क्वेश्चन था कि नहीं? 3 मोल वाटर और 2 मोल ग्लूकोज लिखा हुआ गया था। नहीं, आपको जो वाटर है वो क्या है? विलायक। वाटर जो था वो आपका विलायक था। नहीं, यहां पर 2 मोल ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज क्या था? विलय था, इसका मोल कम था। ध्यान रखना है। आप यहां से मोल अंश निकाले थे कि नहीं ग्लूकोज का? तो ग्लूकोज का मोल अंश का मान कितना आया था? 2/5 ग्लूकोज का मोल अब बटा बिलियन का मोल, तो ग्लूकोज का मोल 2 और बिलियन का मोल दोनों को जोड़कर आ गया इतना। अब हमको निकालना है मोल अंश वाटर का, तो वो कितना आया था? 3/5 आया था। अच्छा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मोल अंश कौन सी का निकल जाएगा? सॉल्यूशन का, यानी विलियन का मोल अंश निकल जाएगा। तो विलियन का मोल अंश निकालेंगे तो 2/5 और प्लस में क्या आएगा? 3/5। नहीं, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5/5। वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। नहीं, तो आपको यहां से ध्यान ये रखना होगा कि किसी भी विलियन का अगर मोल अंश निकालेंगे तो विलियन का मोल अंश हमेशा कितना आता है? 1। नहीं, विलियन का मोल अंश हमेशा कितना होता है? 1 आता है। अच्छा, दूसरा बात ये समझो कि यहाँ पे ग्लूकोज का मोल अंश हम निकाले थे, ग्लूकोज का मोल अंश हम निकाले थे, तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा? 0.4। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग वाटर का मोल अंश निकालते तो कितना आता? 0.6। नहीं, तो जब भी विलय का मोल अंश निकालोगे या विलायक का मोल अंश निकालोगे तो उसके मोल अंश का मान हमेशा 1 के बराबर आएगा, 1 से कम आएगा कि 1 से ज्यादा आएगा? 1 से कम आएगा। नहीं, विलय का या विलायक का मोल अंश, विलय का मोल अंश या विलायक का मोल अंश हमेशा 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा ही तो ऐसा है ना
परिभाषा कहा गया कि 1 मोल में उपस्थित विलय की मात्रा, तो 1 मोल विलियन में उपस्थित, तो विलियन 1 मोल है। अब 1 मोल विलियन पूरा विलायक और विलय मिला के, और उसमें विलय और विलायक है नहीं, तो विलय और विलायक की मात्रा 1 से कम होगी 1 से ज्यादा? 1 से कम होगी नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है नहीं कि विलय के मोल अंश का मान 1 के बराबर, 1 से ज्यादा, 1 से कम, नहीं तो क्या होगा? 1 से कम। हमेशा विलय या विलायक का मोल अंश का मान हमेशा 1 से कम होगा नहीं। तो यहाँ पे हम ये बात लिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग को केयर करना होगा। पहला एक बात नहीं, क्या विलय या विलायक के मोल अंश का मान, मोल अंश का मान 1 से कम होता है। विलय या विलायक के मोल अंश का मान हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। ये बात ध्यान रखना होगा। दूसरा, यहां से समझ में आया नहीं कि विलियन का मोल अंश हमेशा 1 के बराबर होता है। विलियन का मोल अंश हमेशा 1 के बराबर होता है। बोलो, इस बात में दिक्कत है? ये पॉइंट भी ध्यान रखना होगा। अच्छा देखो, तो एक तुमको विलियन दिया हुआ है नहीं, इस विलियन में 5 मोल पानी है, 3 मोल चीनी है, 2 मोल नमक है, 1 मोल ग्लूकोज है, सब मिला के एक विलियन बना दिया गया नहीं। इसमें विलायक कय गो है? विलायक कय गो है? किसी भी विलियन में विलायक हमेशा 1 ही होता है नहीं, विलायक कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है नहीं। विलय कितने भी हो सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा कितना होगा? 1। तो इसमें जिसका मोल सबसे ज्यादा वही हमारा क्या होगा? विलायक। तो 5 मोल जल लिखा हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा? विलायक। लिख दिए विलायक। अब बाकी जितना भी बच गया ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा विलय है। ये बात भी ध्यान रखना है नहीं। विलायक समझ में आ गया, विलय समझ में आ गया नहीं। अब हमको इस विलयन के लिए क्या बोल रहा है? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो बताइए कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका भी मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 ही आएगा। ध्यान रखना है। कैसे? जैसे हम विलायक और विलय को जोड़ते तो हमको विलयन का मोल निकल जाता। अगर विलयन का मोल निकालना है, मोल ध्यान रखना है, विलयन का मोल निकालना है, मोल अंश नहीं निकाल रहे हैं, मोल निकालना है तो क्या करेंगे? सबका मोल जोड़ देंगे। 5 3 8 2 10 और 1 11। 11 मोल हमको आ गया विलयन का मोल। अब हमको निकालना है मोल अंश। ये है मोल, अब निकालना है मोल अंश। तो मोल अंश निकालना है। मान लो हमको जल का मोल अंश निकालना है, तो जल का मोल अंश का मतलब हुआ जल का मोल, मोल अंश नहीं, जल का मोल। तो जल का मोल 5 बट्टा में विलयन का मोल कितना? 11। विलयन का मोल निकाल चुके हैं 11। हम वो बोलता मोल अंश निकालना है शुगर का, तो मोल अंश शुगर का निकालना है, तो शुगर का मोल 3, अब बट्टा में विलयन का मोल वो तो 11 ही होगा। हमको मोल अंश निकालना है नमक का, NaCl का नहीं, तो NaCl 2 और बट्टा में कितना? 11। हमको मोल अंश निकालना है ग्लूकोज का, तो मोल अंश ग्लूकोज का निकालना है, तो हम लोग का वैल्यू क्या होगा? 1/11। और इस सब को जोड़ेंगे तब निकलेगा मोल अंश विलयन का। तो मोल अंश विलयन का जोड़ोगे तो सबका LCM 11 आएगा। आई ऊपर ला सब जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगा 11/11। कट कितना आएगा? 1। यानी एक विलयन में कितने भी कंपोनेंट हो, एक विलयन का निर्माण कितने भी चीजों को मिलाकर किया गया नहीं, ध्यान रखना है विलयन का मोल अंश का मान हमेशा 1 आएगा। दिक्कत है? ठीक, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। देख लो, इसमें कहीं दिक्कत तो बताइए। इतना पॉइंट में किसी को तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो यहां से अगर देखें हम लोग तो एक चीज हम लोग को समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि मोल अंश जब भी हम विलय का लेंगे और मोल अंश जब भी हम लोग विलायक का लेंगे नहीं,
तो कितने भी विलय हों उन सब का मोलंश निकाल लो, कि विलायक होगा एक, उसका मोलंश निकाल लो, इसका सम हमेशा कितना आएगा, एक। नहीं तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि विलय का मोलंश और विलायक का मोलंश जो होता है वो हमेशा एक के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ जो होता है, इन दोनों का जो योगफल होता है वो हमेशा एक के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्स विलायक निकालना हो, नहीं, और एक्स विलय का मान पता हो, तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स विलय कर लेंगे। ध्यान रखना है, नहीं 1 माइनस एक्स विलय हम कर सकते हैं इस तरह से। बोलो इसमें दिक्कत है, कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलो अब अगले पॉइंट पर थोड़ा आते हैं, इतना देख लो, इतना में किसको दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए, यहां से अगर देखें हम लोग, तो देखो तो हम लोगों को अभी बताया गया कि एक्स विलय अगर हमको लिखा हुआ है, नहीं विलय का मोल अंश, तो हम लोग को अभी बताया गया उसके लिए क्या लिखना होगा, विलय का मोल, विलय का मोल बट्टा विलयन का मोल, यही ना बोला गया, विलय का मोल बटा विलयन का मोल। तो विलयन के मोल को हम फिर से यहाँ पे ऐसे लिखें, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। विलय के मोल को स्मॉल एन से दिखाया गया था, स्मॉल एन से दिखाया गया था, और विलायक के मोल को कैपिटल एन से। तो बुक में देखिएगा ना, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, आपको विलय का मोल अंश दे देगा और फॉर्मूला में लिखा रहेगा ऐसे, स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहां पर एन जो है, एन ये है विलय का मोल, विलय का जो मोल होता है इसका फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो विलय का मोल निकालना है, तो जिसका मोल निकालना है उसी का दिया हुआ भार हम यहां लिख रहे हैं, विलय का दिया हुआ भार क्या लिखेंगे, विलय का दिया हुआ भार। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, विलय का अनुभार। ध्यान रखना है। अब विलय का दिया हुआ भार जो है इसको मान लिया गया W1 दर्शाया गया, विलय के अनुभार को क्या मान लिया गया, M1। इतना में दिक्कत, ठीक। चलो अब हमको विलय का मोल स्मॉल एन का मतलब हम यहां निकाल लिए, नहीं विलय के मोल को हम ऐसे भी लिखते हैं दिया हुआ भार बटा अनुभार, W1 बटा M1। ठीक है, सेम एज अगर एन निकालना है तो एन का मतलब तो विलायक का मोल है, एन का मतलब है विलायक का मोल। तो अगर विलायक का मोल हम लिखे हैं तो विलायक का मोल का मतलब हो जाएगा विलायक का दिया हुआ भार, बोल सकते हैं विलायक का दिया हुआ भार, विलायक का दिया हुआ भार बट्टा विलायक का अनुभार। जिसका मोल निकालना है भाई उसी का दिया हुआ भार उसी का अनुभार रखते हैं, रख दिए। अब ये जो विलायक का दिया हुआ भार है इसको हम मान लिए W2, और जो अनुभार है इसको हम मान लिए M2, W2 बटा M2। तो यहां से अगर देखा जाए तो विलायक का दिया हुआ भार W2 बटा M2, तो एक्स विलय, देखो तो जो एक्स विलय का हम फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ पर स्मॉल एन के जगह पर, स्मॉल एन के जगह पे हम W1 बटा M1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो हम लोग को बुक में ये फॉर्मूला भी दिया रहता है, एक्स विलय बराबर W1 बटा M1 बट्टा, फिर से स्मॉल एन आ गया, नहीं तो क्या लिखेंगे W1 बटा M1 प्लस, अब कैपिटल एन आ गया तो कैपिटल एन का मतलब
W2 बटा M2। और सबका मतलब समझ रहे हैं ना आप, W1 का मतलब क्या है, M1 का मतलब क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। तो ऐसा फॉर्मूला भी हम लोगों को आपको लिखा रहता है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी हम लोग को बुक में लिखा रहता है। तो विलय का मोलंश निकालना है, विलय का मोलंश निकालना था, तो विलय का मोलंश निकालने का मतलब विलय का मोल ऊपर रखो और नीचे विलयन का मोल रखो। नहीं, विलय का मोलंश निकालना है तो इसी को लिखते हो विलय का मोल बट्टा में विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। विलय के मोल को स्मॉल एन से दिखाना है, स्मॉल एन से, और विलायक के मोल को कैपिटल एन से दिखाना है, दिखा दिए। नहीं, फॉर्मूला ऐसा लिखा रहता है, स्मॉल एन बट्टा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, लिख दिए। अब विलय का मोल हमको निकालना है, तो विलय के मोल को हम एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, विलय का दिया हुआ भार बटा विलय का अनुभार। तो दिया हुआ भार को W1 और अनुभार को M1 लिख दिए। सेम है यहाँ पर, विलायक का मोल निकालना है तो विलायक का दिया हुआ भार बटा विलायक का अनुभार W2 बटा M2। तो यही फॉर्मूला जो था स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही कन्वर्ट कर गया कि एक्स विलय अगर निकालना है तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं W1 बटा M1 बट्टा W1 बटा M1 प्लस W2 बटा M2। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े? तो इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए थोड़ा सा, देखो तो अब यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है तनु विलयन के लिए, अगर आपका कोई विलयन है और वो तनु है, नहीं तो तनु विलयन का मतलब होता है, तनु विलयन का मतलब होता है एक ऐसा विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा नगण्य हो। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा क्या हो, नगण्य हो, ऐसे विलयन को ही क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ध्यान रखना है, विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा नगण्य हो, अकेले नगण्य नहीं है, विलायक के सापेक्ष में नगण्य है। मेरी बात समझे ना? नहीं, जैसे हम बोले थे कि 2 दाना अगर चीनी का है, इस 2 दाना का चीनी को अगर आप मुंह में डायरेक्टली रख लीजिए तो आपको चीनी महसूस होगा कि नहीं होगा? होगा, एकदम होगा। नहीं, तो आप सिर्फ विलय को मुंह पर रखे तो आपको चीनी महसूस हुआ, यानी कि वो नगण्य नहीं है, महसूस हो गया यानी कि वो नगण्य नहीं है, अकेला है तो नगण्य नहीं है। लेकिन उसी चीनी के 2 दाने को अगर पानी में डाल दिया जाए, 1 गिलास पानी में डाल दिया जाए, मिला दिया जाए और आपको पिलाया जाए और कहा जाए कि इसमें चीनी हम डाले हैं, तो आपको महसूस होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, तो जब विलायक में डाला गया तब विलय की मात्रा अगर नगण्य हो गई तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन। ध्यान रखना है। नहीं, तो तनु विलयन जो होता है उसमें देखो तो ऐसे किया जाता है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन। नहीं, ये क्या है, विलायक, ये क्या है, विलय। तो विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा क्या हो गई, 0, नगण्य हो गई। ध्यान रखना है। तो जब भी किसी विलयन में लिख दे कि यह विलयन तनु विलयन है, नहीं तो उस केस में विलय की मात्रा को विलायक के सापेक्ष में क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। तो देख लो, अगर ये 0 हो गया तो 0 प्लस n बराबर क्या आएगा, n। नहीं, तो अभी जो तुम फॉर्मूला लिखे थे x विलय का मोल अंश अगर तनु विलयन के लिए लिखें तो देखो तो ऊपर क्या था, स्मॉल n, अब नीचे क्या लिखें, लिख सकते हैं? नहीं, अगर तनु विलयन है तो तनु विलयन के लिए अब ये फॉर्मूला आएगा, स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। क्यों? क्योंकि नीचे होता था n प्लस एन, लेकिन चूंकि तनु विलयन है तो विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा 0 हो गई तो n तो यहाँ 0 हो गया। नहीं, इसलिए यहाँ पर आ गया स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। देख रहे हो, हम n को यहाँ पर 0 नहीं लिए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर n अकेला है, और यहाँ पर n को 0 लिए हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि विलायक के साथ है। नहीं, तो तनु विलयन का मतलब कि विलायक के साथ जब विलय होगा, विलायक के साथ जब विलय होगा तब उसकी मात्रा 0 माननी है। ध्यान रखना है। तो यहां पर हम ले लिए स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। चलो, तो यहां से अब ये फॉर्मूला जो हम लोग का था एक्स विलय बराबर, तुम याद करो कि यहां पर ये स्मॉल एन था, इसे स्मॉल एन को तुम क्या लिखे थे, और ये जो कैपिटल एन था इसको क्या लिखे थे। तो तनु विलयन के लिए अब यही फॉर्मूला जो तुम लिख रहे हो एक्स विलय का, यही फॉर्मूला तुम्हारा अगर ऐसे लिख दिया जाए W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2, तो कोई दिक्कत है किसी को?
नहीं, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो तनु विलयन के लिए वही मोलन्स का फॉर्मूला बुक में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो सांद्र विलयन रहेगा तब कैसे है, W1 बटा M1 फिर बट्टा W1 बटा M1 प्लस W2 बटा M2 कौन। देखिए इसी में सब, कहीं और दुनिया में है कुछ बोलना है तो वन नहीं फिर आ रहा है सपना, इतना में दिक्कत। चलो अब जैसे हम लोग यहां से थोड़ा क्वेश्चन बना के देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। लिखा हुआ है 20 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। नहीं, तो 20 ग्राम NaOH, तो इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है। NaOH हमारा विलय है और जल क्या है, विलायक। नहीं, चलो तो यहां से देखें अगर हम लोग, तो यहां से हम लोग को मिल जा रहा है विलय का, क्वेश्चन को पढ़ने से मिल रहा है कि विलय का भार, तो विलय का दिया हुआ भार कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। अब विलय है कौन, NaOH। अच्छा, तो NaOH का अनुभार निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना होता है 40। अच्छा, तो विलय का दिया हुआ भार 20, तो यही तो हमारा W1 होता है ना। विलय का अनुभार 40, यही तो M1 होता है। तो W1 और M1 मिल गया कि नहीं मिल गया, सेम एज। अब हमको विलायक का चाहिए, नहीं तो यहां लिखते हैं हम लोग भाई विलायक का भार। तो देखो, तो विलायक यहां पर जल है, तो जल का भार क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, 90 ग्राम, तो 90 ग्राम। नहीं, ये हो गया हमारा W2। अब हमको देखा जाए तो विलायक है कौन, जल, H2O इसका फॉर्मूला होता है, तो H2O का अनुभार निकालना होगा। नहीं, तो अनुभार कितना आएगा 18 ग्राम, ये हमारे लिए कौन हो जाएगा, M2। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी तनु विलयन लिखा है, नहीं लिखा है, तो तनु विलयन नहीं मिला है तो हम क्या मानेंगे, सांद्र विलयन, और वैसे मान के इसको बनाएंगे। नहीं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो NaOH तथा जल का मोल अंश ज्ञात करें। नहीं, तो हम निकाल लेंगे। हमको निकालना है पहले, सबसे पहले NaOH का मोल अंश, किसका निकालना है, NaOH का मोल अंश, यानी विलय का मोल अंश निकालना है। ये NaOH हमारे लिए कौन है, तो विलय है। अब इसका मोल अंश निकालना है तो हमको हमारे पास फॉर्मूला है W1 बटा M1 W1 बटा M1 प्लस W2 बटा M2 रख दिए। W1 का मान क्वेश्चन में देखते कितना दिया है, 20, नहीं, और M1 का मान 40 रख दिए। फिर आ गया 20 बटा में 40 प्लस W2 90 बटा 18, तो 90 बटा में 18 काट देते, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 18 पचे 90, तो यहां से 1/2 यानी 0.5, 1/2 यानी कि 0.5, अब प्लस में क्या 5, यानी कि देखा जाए तो 5, अब बट्टा में 5.5 का मतलब क्या 55, दशमलव हट गया दोनों का। नहीं, तो यहां से हम लोग को वैल्यू क्या आ गया, 1/11। बोलो दिक्कत है, नहीं, तो यहां से हम लोग को देखा जाए तो NaOH का मोल अंश निकल गया कितना, 1/11। इतना में दिक्कत। अब हमको NaOH का मोल अंश निकल गया, हमको जल का मोल अंश निकालना है, तो जल हमारा विलायक है, H2O का मोल अंश निकालना है, तो बताया गया है 1 माइनस विलय का मोल अंश, तो विलय का मोल अंश 1 माइनस x विलय कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो यहां से 1 माइनस 1/11 घटाएंगे कितना आएगा, 10/11। तो यहां से हम लोग को आ गया जल का मोल अंश निकल गया 10/11, निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ये पता चल रहा है कि अगर हमको मोल अंश निकालना है, नहीं तो कैसे भी करके हमको विलय का भार निकल जाए, विलय का अनुभार निकल जाए, विलय का दिया हुआ भार, विलय का अनुभार निकल जाए, नहीं विलायक का दिया हुआ भार, विलायक का अनुभार, अगर ये सब हम लोग को मालूम रहे किसी क्वेश्चन में, तो मूल अंश निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कहाँ घबराएगा, जहाँ भिन्न का जोर नहीं आता हो, जोर घटाव नहीं आता हो, काटने नहीं आता हो, तो वहाँ दिक्कत होगा। बाकी तो सब ठीक है, इतना में दिक्कत ठीक। तो ये आप समझ रहे हैं, तो उसके आधार पर इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के बनाने की कोशिश कीजिए। तो 10% W/W का मतलब पढ़िए और इसको पढ़ के समझ के बनाने की कोशिश कीजिए। तो
0.002। चलिए एक आंसर आ गया हम लोग के पास। जीरो पॉइंट जीरो नाइन। और किसी से नहीं बना? क्या जी? M2 का मान नहीं निकल रहा है। M2 का मान काहे नहीं निकल रहा है? जब भी विलायक का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है तो विलायक हम लोग जल मानते हैं। जब भी विलायक नहीं दिया रहे तो विलायक क्या मानते हैं? जल। हमेशा ध्यान रखिएगा। दिया रहे तो बहुत अच्छा, नहीं दिया रहे तो जल मानते हैं। चलिए बनाएं इस सब क्वेश्चन को। 10% W/W H2O2 के विलयन में H2O2 का मोल अंश ज्ञात करें। यही क्वेश्चन दिया गया है। नहीं तो पहले 10% W/W का मतलब क्या होता है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय है। ये जानते हैं। 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय है, ये हम लोग जान रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो इसको पढ़ लेने से क्या मालूम चला कि विलयन का भार है 100 ग्राम, अब विलय का भार कितना है? 10 ग्राम। तो इसके मदद से विलायक का भार निकाल सकते हैं कि नहीं? विलायक का भार कितना ग्राम आएगा? 100 माइनस 10, 90 ग्राम। नहीं तो इतना चीज से हमको क्या क्या मिल गया? इतना चीज से हमको मिल गया कि विलय का भार 10 ग्राम, विलायक का भार 90 ग्राम। तो यही तो दो चीज चाहिए। नहीं हमको क्या क्या चाहिए? विलय का भार चाहिए और विलायक का भार चाहिए। दो चीज हमको बस चाहिए। तो विलय का भार हमको निकलिए गया, विलायक का भार हमको निकलिए गया। नहीं अब हमारे पास फॉर्मूला है भाई। हमको मोल अंश निकालना है। किसका? H2O2 का। नहीं यही हमारा विलय है H2O2। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये। यही हमारा विलय है। अब इसका हमको निकालना है मोल अंश। तो हमारे पास फॉर्मूला भी बताया गया, W1 बट्टा M1 बट्टा W1 बट्टा M1 प्लस W2 बट्टा M2। तो यहां से W1 यानी विलय का दिया हुआ भार, तो विलय का दिया हुआ भार 10 रख देंगे, 10 बट्टा M1 विलय का अनुभार। तो विलय यहाँ पर कौन है? H2O2। तो इसका 16 दूना 32, अब 32 दू 34। तो यहाँ से 10/34 बट्टा में फिर आ जाएगा 10/34, और फिर प्लस में आ जाएगा W2 यानी विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना? 90 ग्राम। तो 90, अब विलायक नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे? जल। तो जल का अनुभार कितना? 18। यही तो सॉल्व करना था। 0.04। चलिए इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0.04। तो सॉल्व होगा ना कि नहीं होगा? भिन्न का जो आप लोग आता है ना, इस सबको डिवाइड कर लीजिएगा। 34 में 10 से, 34 में 10 से 18×5 = 90 कट जाएगा, जोड़ दीजिएगा, डिवाइड करिएगा, आ जाएगा आंसर। हो जाएगा। चल तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग को आता है। तो इसका क्वेश्चन तो नहीं बनेगा? बन जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है। चलो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाओ तो। फिर W/W दिया हुआ है, सब कुछ वही है।
0.06। चलिए जी, एक आंसर तो आया 0.06। 0.06 सेम टाइप का क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। 0.06 आया। चलो जी, लास्ट बेंच वाला जो सबसे कोना में बैठा है, खड़ा करो उसको, खड़ा हो। नहीं, तुम्हारे बगल में है, व्हाइट शर्ट पहना हुआ है। इधर इधर इधर। हाँ, बना? नहीं सर, काहे नहीं बना? 28% W/W का मतलब बताओ तो क्या होता है? अगर कहीं लिखा रहे 28% W/W तो इसका मतलब क्या होगा? परसेंटेज का मतलब नहीं जानते हैं? 100 ग्राम में 28 ग्राम है। ये पढ़ने में दिक्कत है? बोल नहीं रहा है, बोलो। अरे हाँ ना, कुछ बोलो, भगवान जवान दिए हैं, कुछ यूज करो उसका। ये समझ में आ रहा है? हम इसको अगर पढ़े कि 100 ग्राम मिलियन में 28 ग्राम विलय है, तो ये पढ़ने में दिक्कत है? नहीं है। तो उसी को तो हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा देखो तो। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, विलायक का भार निकालना है, कैसे निकालेंगे? यहाँ विलियन का भार पता है 100 ग्राम, अब विलय का भार पता है 28 ग्राम, तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे? बताओ। विलियन के भार में से विलय का भार घटा लेंगे तो विलायक का भार निकल जाएगा। बहुत दिक्कत है, ये सब छोटा बात नहीं समझ में आ रहा है तुमको? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यहाँ पर विलियन का भार पता है 100, और उसमें 28 ग्राम विलय है, तो 100 में से 28 घटा देंगे, क्या निकल जाएगा? विलायक का भार। तो हमको यहाँ से विलायक का भार निकालना था, बस यही तो काम था बस। विलायक का भार कितना करना था? 100 माइनस 28 कितना आएगा जी? 72, 72 ग्राम निकल गया। अब विलय का भार, यही तो हमारा W1 है, और जो विलायक का भार है यही तो हमारा W2 है, निकल गया। अब हमको मोल अंश निकालना है CaCO3 का, यही विलय है, तो W1 28, CaCO3 का अनुभार 100, फिर W1 28 बटा में 100 प्लस W2 72 और विलायक जल 18। इसमें सब जो वैल्यू रखा गया समझ में आ रहा है कैसे कैसे रखा गया? कहीं दिक्कत तो बोलो। दिक्कत नहीं है? बोलने का आदत डालो, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बैठो। जो भी बच्चा इस क्लास में बोल नहीं पा रहा है, नहीं जो कोई खड़ा कर दिया हम नहीं बोल पा रहे हैं, जो ये बुझाए वो बोलने का आदत डालिए। आप बोलिएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस खुलेगा, नहीं बोलिएगा आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप किसी भी इंटरव्यू में छट जाइएगा, नॉर्मल से नॉर्मल इंटरव्यू में छट जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप बोलिए और लाउडली बोलिए, बोल्डनेस के साथ बोलिए, ये आदत डालिए। जैसे आप नॉर्मली पता कर लीजिएगा, जैसे जितना भी एयरफोर्स या डिफेंस का जहां भी इंटरव्यू होता है ना, वहां सबसे पहले जानते हैं क्या क्या सिखाया जाता है? नहीं, बोलने का नहीं, चिल्लाने का। नहीं, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मनीष कुमार सिंह। आपको लाउडली बोलना है ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो, डर खत्म हो। माय नेम इज मनीष कुमार।
नहीं बोलना है ऐसे भाई, आपको मरा हुआ नहीं बोलना है। आप जितना जगह जाइएगा जहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, क्लास चलता है, यहाँ जहाँ बोलना सिखाया जाता है, वहाँ सबसे पहले आपको लाउडली तेजी में बोलने का आदत सिखाया जाता है। आप तेजी में बोलिएगा तो किसी को भी आपका स्पष्ट आवाज सुनाई देगा। आपको ऐसे बोलना है कि आपका आवाज एक बार में कोई सही तरीके से सुन ले, ऐसा बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है कि मेरा आवाज एक बार में कोई सही तरीके से नहीं सुन पाए, ध्यान रखना है। तो लाउडली बोलने का आदत डालिए। नहीं तो ये सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत है इसमें? बोलिए, सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। ये हो जाएगा 0.28, ये भी हो जाएगा 0.28, और प्लस 18 से 4 कट जाएगा, 18 चौका 72, यानी यहां पर देखा जाए तो मोल अंश CaCO3 का निकालना था, तो ये हो जाएगा 0.28 बट्टा 4 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.28। यहां से आ जाएगा 28 और बट्टा में आ जाएगा 428। नहीं, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 428 में 28 से डिवाइड कर दीजिए। चार सौ अट्ठाईस डिवाइडेड बाई 28, सॉरी 28 डिवाइड बाई, तो 0.06 सही है। आए मोल फ्रैक्शन में अप्रोक्स मत मानिएगा, गड़बड़ा जाएगा। मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा एक्यूरेट वैल्यू रख के ही बनाने का। किसी और में हम नहीं बोलते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन में कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि एक मोल सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर वैल्यू आपका बड़ा नजदीक नजदीक आता है, पॉइंट में ही आएगा सब। तो उस केस में गलती से भी कोशिश मत कीजिएगा अप्रोक्स मान के क्वेश्चन बनाने का। मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में अप्रोक्स मान के क्वेश्चन मत बनाइएगा, क्योंकि ये एक मोल में है। हाँ 100 मोल में होता नहीं तो वहां पे अप्रोक्स मानना आसान है, नहीं, लेकिन एक मोल में तो खुद ही सोल्यूशन का मात्रा कम है, उसमें विलय और विलय की मात्रा माननी है, और उसी को आप अगर अप्रोक्स घुमाने लगिएगा तो काम घबरा जाएगा, आंसर बहुत ज्यादा से भाग जाएगा। ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत है। बनेगा ये, बनाइए, इसको ट्राई करके लाएंगे, घर से बना के लाना है। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। चलिए इसको बनाइए। दो क्वेश्चन दिए, वो आपका होमवर्क रह गया, ये तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। अब यहाँ जो कैपिटल एम लिखा हुआ है क्या है? मोलारता। मोलारता का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलय उपस्थित है। बन जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। जीरो 0.02। चलो बना के देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2m लिखा हुआ है, 0.019। चलो हम लोग को लिखा हुआ है 2m, तो 2m का मतलब होता है 2 मोल पर लीटर, यही होता है। नहीं, 2 मोल पर लीटर का मतलब हुआ कि 1 लीटर
विलियन में 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलय है। 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलय है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना है। बोले कितना आया? 0.01। चलिए, तो 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलय है, ऐसा लिख दिए। हमको जब भी मोलंस निकालना होता है तो मोलंस के लिए जरूरी है कि हमको क्या क्या चाहिए। हम बार बार बोलते हैं मोलंस के लिए हम लोगों को कोशिश करना होता है कि अगर भार में देखें तो भार में हमको विलय का भार चाहिए और विलायक का भार चाहिए। अगर ये दो चीज आपका निकल चुका है नहीं तो मोलंस का सवाल बन गया है, ध्यान रखना है। या विलय का मोल मिल जाए, विलायक का मोल मिल जाए, तभी मोलंस का क्वेश्चन बन जाता है। तो अब हमको चेक करना है कि हम जो 2m पढ़े, इस 2m को पढ़ने से हमको क्या मिला। तो विलियन मिला, हमको विलियन नहीं चाहिए मोलंस के लिए, विलायक चाहिए। नहीं तो विलियन 1 लीटर, ये विलियन का आयतन मिल गया, विलय का मोल मिल गया। चलो ये तो एक काम का चीज है, विलय का मोल मिल गया, W1/m1 का मान आ गया 2 मोल। अब हमको विलियन के मदद से कैसे भी करके विलायक को निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। विलियन का आयतन पता है 1 लीटर, लीटर आयतन का इकाई है, तो हमको विलियन का भार पहले निकालना पड़ेगा। विलियन का भार निकालना पड़ेगा, यानी मास निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान। तो मास का तो फॉर्मूला बताया गया है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। वॉल्यूम यहां पर देखा जाए तो 1 लीटर है, तो हम यहां लिख दिए 1 लीटर, गुना में डेंसिटी देखते, डेंसिटी कितना है, विलियन का घनत्व दे दिया है 2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो रख दिए 2 ग्राम पर मिलीलीटर। नहीं, यहां पर यूनिट मिलीलीटर में है तो इसको भी मिलीलीटर में लिखना पड़ेगा। तो 1 लीटर को मिलीलीटर में क्या लिखेंगे, 1000 मिलीलीटर गुना 2 ग्राम, अब बट्टा में मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, अपने ग्राम बच जाएगा। तो यहां से आ गया 2000 ग्राम, विलियन का भार निकल गया। अब हमको देखना है विलियन का भार तो निकल गया, नहीं अब हमको कैसे भी करके थोड़ा सा विलय का भार निकालते हैं। तो विलय का भार अगर निकालना चाहें तो विलय का भार के लिए हमको विलय का मोल दिया है 2 मोल विलय। नहीं तो भार निकालने के लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं, मोल को गुना कर दो किससे, अनुभार से। नहीं तो मोल तुम्हारा यहां पर है 2 और अनुभार जो होता है CaCO3 कितना 100, कितना आ जाएगा 200 ग्राम। तो विलय का भार निकल गया, विलियन का भार निकल गया। तो विलियन के भार में से विलय का भार घटा लो, तुमको क्या निकल जाएगा, विलायक का भार। तो अब यहां से तुम विलायक का भार निकाल सकते हो, इसी के लिए सारा काम करना पड़ रहा है। विलायक का भार हम निकाल लिए, तो विलायक का भार हमको 2000 माइनस 200, तो ये शायद 1800 ग्राम आ जाएगा, नहीं आ गया, ठीक है। अब हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को निकालना क्या है, मोल अंश। मोल अंश कौन सी का निकालना है, CaCO3 का, विलय का मोल अंश निकालना है। नहीं तो हमको चाहिए ऊपर विलय का मोल, तो विलय का मोल तो दे दिया है 2 मोल, नहीं यानी W1/m1 का मान दे दिया है 2, फिर W1/m1 का मान दे दिया है 2 प्लस, अब चाहिए W2/m2, तो W2 मतलब विलायक का भार, तो विलायक का भार हम निकाल चुके हैं 1800, बट्टा में विलायक का अनुभार, तो जलीय विलयन लिखा है, तो विलायक क्या है जल, जल का अनुभार कितना 18। नहीं यहाँ पे 18 से 100 काट दिए, 100 में से कटेगा ना जी, तो यहां से हम लोगों को 2, अब बट्टा में कितना 102, यही ना आएगा। अब 102 में 2 से डिवाइड कर दो, 102 से 0.01 जो भी आए डिवाइडे हम कर लेते हैं, काहे के लिए मारपीट किया जाएगा। जीरो 0.019, तो 0.01 तक कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग 19 तक, ज्यादा एक्यूरेट 19 ही माना जाएगा। चल इतना में दिक्कत है, बनेगा ना स्टेप सवाल, तो सिंपल है, स्टेप सवाल बना सकते हैं। नहीं मोल फ्रैक्शन में हम बार बार बोल रहे हैं, अप्रॉक्स मत ले जाइएगा, कोशिश कीजिएगा एक्यूरेट आंसर ही लाने का। मोल फ्रैक्शन में हम बोल रहे हैं, बार बार ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेट आंसर ही लाने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा ना, क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर में जो भी आंसर दिया रहेगा ना वो बहुत करीब करीब आंसर देता है। 0.019 दे देगा, 0.018 भी दे देगा और 0.02 भी दे देगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस पर केयर कीजिएगा। चलिए, ये आपसे बन जाएगा, ये आपका होमवर्क हुआ। यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। यदि HNO3 के जलीय विलयन की मोलालता आप दी हुई है कितना 2m, नहीं तो HNO3 का मोलंश ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। 2m क्या पढ़ेंगे इसको, मोल पर केजी। मोल पर केजी मतलब 1 केजी विलायक में 2 मोल विलय है, तो विलायक तो मिल गया 1 केजी, 1000 ग्राम। नहीं तो यहाँ विलायक का मात्रा निकलिए गया, मोल का मात्रा 2 मोल पते है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो ये भी आपको बना के लाना है। तो यहाँ से आपका मोल अंश में कुछ क्वेश्चन है जिसको बना के अप्लाइएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए, मोल अंश कंप्लीट हुआ हम लोग का।